What the hell is happening in Yemen? मज़े की बात यह है कि सऊदी अरब समझ रहा था कि ये एक हफ्ते की कहानी होगी। जब वो वहाँ पे उतरे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। और यमन सऊदी अरेबिया का वाक़अतन अफगानिस्तान बन गया। यूएई की बड़ी सिंपल एक पॉलिसी है, जिस भी मुल्क में वो लोग जाते हैं वो सऊदी अरब की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। तो सीसी के बारे में एमबीएस ने कैरी को क्या बोला, सुबह वो है शाम को नहीं होगा। मतलब दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट एमबीएस फील्स अबाउट अ रेजिम चेंज इन इजिप्ट। सूडान में यूएई को लगता है कि जिस जगह पे गोल्ड की माइंस हैं उस जगह पे हमारा कब्जा होना चाहिए। एमबीएस ने लोकल सहाफ़ियों को बुला के कहा कि यूएई ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। यूएई ने वहाँ के एक लोकल ग्रुप को सपोर्ट किया जो कि साउथ यमन को अलग एक मुल्क बनाना चाहता है, और उस मुल्क ने अभी से ये कह दिया है कि हम जब आज़ाद होंगे तो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। यूएई तो एक बिजनेस फ्रेंडली, ओपन फॉर ऑल, इट्स द स्पार्टा ऑफ द मिडल ईस्ट। आप उनके छोटे साइज में ना जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये ममालिक जो है ना बड़े होने लगे और वो अपने बाप को जो है वो चैलेंज करने लगे। मोहम्मद बिन सलमान ने उस इखलाकी बरतरी को, उस इखलाकी अथॉरिटी को एक मिलिट्री अथॉरिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में बदला। उन्होंने नहीं, डंडा भी है मेरे पास। यहाँ पे हुआ ये है कि एमबीएस केम आउट ऑफ सिलेबस। बरतानिया के एक बादशाह से एक कॉल मंसूब है। उन्होंने कहा, बल्कि हमें तो कहना चाहिए फरमाया, कि दोस्तियां और दुश्मनियां कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। रियासतों के सिर्फ मफादात परमानेंट होते हैं और वो उसी के तहत दोस्तियां या फिर दुश्मनियां करते हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में हमारे दो बरादर इस्लामी ममालिक इस वक्त एक दूसरे के आमने और सामने खड़े हैं, और हमेशा की तरह ये लड़ाई अपनी जमीन पे नहीं, किसी तीसरी सरजमीन पे लड़ी जा रही है। जैसे यूक्रेन में आप देख रहे हैं रूस और अमेरिका और यूरोप यूक्रेन में लड़ रहे हैं, तो इसी तरह यूएई और सऊदी अरेबिया, बल्कि आपकी आसानी के लिए मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद यमन में सींग लड़ाकर बैठे हुए हैं इस वक्त। हमारे रीजन में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है। हालांकि रफ्तार अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमने पिछले कई सालों में मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान दोनों के ऊपर बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद बिन जायद की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हमारे इंतहाई शानदार कंटेंट प्रोड्यूसर उसामा अल्ताफ मौजूद हैं, जो कि मिडल ईस्टर्न अफेयर्स पे ज़बरदस्त गिरफ्त रखते हैं। उसामा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन यमन? थैंक यू। अच्छा, यमन को समझने के लिए ऐसे ही समझ लें, यमन सऊदी अरब के बैकयार्ड में है। जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को डील करता है, सऊदी अरब बतौर बड़ा मुल्क यमन को हमेशा उसी तरीके से डील करता है। और सऊदी अरब कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ या उसकी कोई दुश्मन हुकूमत यमन में कायम हो। ये कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यमन पहले दो हिस्सों में तकसीम था, और जो शुमाली यमन है जहाँ सऊदी अरब की बॉर्डर लगती है, वहाँ पे जो हुकूमत थी उसका मसलकी तौर पे शिया मसलक से उनका ताल्लुक़ था। तो सऊदी अरब ने उस वक्त भी अपनी कोशिशों से यमन को मुत्तहिद कर दिया, और चूँकि वो फिर माइनॉरिटी में हो गए तो वो थ्रेट जो सऊदी अरब को महसूस हो रही थी, शिया गवर्नमेंट उनके बॉर्डर पे थी, वो ख़त्म हो गई। रिसेंटली क्या हुआ उस पर आ जाते हैं बगैर डिटेल्स में जाए। 2015 में वो थ्रेट वापस उभरने लगा। वो किस सूरत में उभरने लगा कि हूसी एक ग्रुप है, लोकल ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। हमारे अक्सर समझा जाता है कि वो सिर्फ ईरान बैक्ड है और ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है, उनके लोकल रूट्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनका भी मसलक शिया है। सऊदी अरब को फिर उनसे मसला होने लगा। तो 2015 में जब वो ग्रुप बढ़ने लगा, उनका रसूख बढ़ने लगा, तो सऊदी अरब ने डायरेक्ट मिलिटरीली उनको काउंटर करने की कोशिश की, और उसमें उनके साथ यूएई, कतर, तमाम गल्फ़ कंट्रीज सऊदी अरब के साथ थे। उन्होंने यमन के अंदर जाके उनके जो ठिकाने थे उन पे हमला किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सऊदी अरब समझ रहा था कि ये एक हफ़्ते की कहानी होगी। एक हफ़्ते में बाकायदा उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि 2 हफ़्ते में तो हम झंडे गाड़ के वापस आ जाएंगे। जब वो वहाँ पे उतरे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, जंग तवील होने लगी, सऊदी अरब उनको नहीं हरा सका। वो अपने ठिकानों पे वैसे ही मजबूत रहे, बल्कि सऊदी अरब के अहम जो पोजीशंस हैं वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर उन्होंने रॉकेट मारना शुरू कर दिए। हमें याद है अरामको पे, जो सऊदी अरब की मेन कंपनी है, वहाँ पे हूसियों ने रॉकेट दागा, तो सूरत हाल तब्दील हो गई। जितने वहाँ पे फैक्टर्स थे, जितने ममालिक सऊदी अरब के साथ थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता बोर होने लगे कि ये क्या चल रहा है। हर किसी के फौजी मर रहे हैं, जो मकसद हासिल करने के लिए वो हासिल नहीं हो रहा। तो सऊदी अरब का मकसद तो उस वक्त ये था कि हूसियों को पीछे धकेलें और वहाँ पे जो लोकल उनके ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करें।
जब ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो हर किसी ने अपनी अपनी राह देखना शुरू की। सऊदी अरब और कतर की लड़ाई शुरू हुई तो कतर ने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा गोल किया और वो नहीं चले गए। यूएई ने ये किया कि यूएई ने विड्रॉल तो किया 2019 में, लेकिन यूएई की बड़ी सिंपल एक पॉलिसी है, जिस भी मुल्क में वो लोग जाते हैं वो सऊदी अरब की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। उनके 3 इंटरेस्ट होते हैं। एक ये कि वहाँ पे जो इस्लामिक जो ग्रुप्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ना, वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, चाहे पोर्ट हो गए, चाहे गोल्ड माइंस हो गई, चाहे सप्लाई चेन की वो जगहें हो गई, अहम पोर्ट्स हो गए, उन पे कब्ज़ा करना। और तीसरा ये कि जो लोकल उनके ग्रुप्स हैं, मजबूत ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट करना। तो यूएई ने अपना ये मिशन शुरू कर दिया। वहाँ पे मिलिशियास को हायर किया, जो लोकल ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट किया, और ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता निकलते गए। 2019 में उन्होंने पहला विड्रॉल अपना ऐलान किया था। अभी जब मसला हुआ तो उन्होंने मुकम्मल विड्रॉल का ऐलान कर दिया। मसला कहाँ पे हुआ? मसला यहाँ पे लेकिन हुआ, उस पर तो अभी आपने देखा है जो भी हालिया ट्वीट आया है कि फड्डा तो हो रहा है, फड्डा हो रहा है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब अभी पहले आप मुकम्मल कर लें इसको। हाँ, यूएई जब नहीं है तो फिर फड्डा किस बात का है? फड्डा इस बात का है कि यूएई ने वहाँ के एक लोकल ग्रुप को सपोर्ट किया जो कि साउथ यमन को अलग एक मुल्क बनाना चाहता है। जो मैं शुरू में कह रहा था कि यमन 2 हिस्सों में तकसीम था, उनका ये मिशन है कि वापस यमन को 2 हिस्सों में तकसीम करें, साउथ यमन अलग मुल्क हो, वहाँ का पोर्ट उसी मुल्क के पास हो, और उस मुल्क ने अभी से ये कह दिया है कि हम जब आज़ाद होंगे तो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूएई की अक्सर पॉलिसीज़ अलाइंड होती हैं इसराइल के साथ। उस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, आप उस पर रोशनी डालिएगा। अभी फड्डा ये है कि सऊदी अरब इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब ने 2015 में, आज 10 साल हो गए, हूसी ख़त्म नहीं हुए। साउथ में जहाँ पे इन्फ्लुएंस था वहाँ पे इमारात ने लोकल ग्रुप्स पे अपनी इन्फ्लुएंस कायम कर लिया, जिसको सऊदी अरब को करना चाहिए था, और वो लोग यूएई के साथ मिल गए। तो साउथ यूएई के पास चला गया, नॉर्थ में जिनको हराना था वो उनको हरा नहीं सके। और पोर्ट जो इकोनॉमिक, जहाँ हम हमेशा कहते हैं कि फॉलो द मनी, तो जो इकोनॉमिक फ़ायदा है वो भी यूएई के हिस्से में जा रहा है। तो सऊदी अरब को ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। जो पोर्ट है, हम जानते हैं कि पिछले दिनों जब इसराइल और गज़ा और वो तमाम तर मामलात हुए, तो अगर आप मैप में देखें, हम कोशिश करेंगे अगर हमारा एडिटर उसकी तस्वीर भी लगा दे, तो यमन और अफ्रीका वो दोनों यूं बिल्कुल करीब हैं, और बीच में से एक रास्ता है, आबनाए बाबल मंदब जिसको कहते हैं वो है। अगर इस रास्ते पे इमारात का कब्ज़ा हो जाता है, इसका मतलब है इसराइल का कब्ज़ा हो जाता है, और इसका मतलब है कि इसराइल को जो डायरेक्ट थ्रेट पहुंच रहा था यमन हूसियों की सूरत में, वो ख़त्म हो जाएगा। और सऊदी अरब चाहे अगर इस बात से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना भी हो कि इसराइल आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उसकी जो एक पोजीशन है पूरे ख़त्ते में कि हर पोर्ट उसके कंट्रोल में होगी, वो एक बड़े भाई का किरदार अदा करेगा, वो बहरहाल मुतासर हो रही है। वो यमन में भी हो रही है, सूडान में भी हो रही है। जो सऊदी अरब के इंटरेस्ट हैं उसको यूएई फॉलो नहीं कर रहा, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो सऊदी अरब को ये बात काबिल कबूल नहीं है। ख़ास तौर पे जो जिस पे मैं चाहूँगा कि आप भी रोशनी डालें, ख़ास तौर पे यूएई अक्सर बहुत खुल के उन प्रोजेक्ट्स को, उन लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो अलाइन विद इसराइल होते हैं। उसको कोई उसमें जो है ना तरद्दुद नहीं होता, वो खुल के सपोर्ट करता है। सऊदी अरब इसमें तरद्दुद का शिकार होता है। मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी नहीं किया। हाँ, नहीं, सऊदी अरेबिया ने नहीं किया अभी तक। ना मुकम्मल तौर पे वो इस्लामिक ग्रुप को सपोर्ट कर पाता है, ना प्रो इसराइल ग्रुप्स को सपोर्ट कर पाता है। तो इस पे आप ज़रा रोशनी डालें कि इसराइल वाला जो मसला है वो कहाँ पे आके फंसा है। इसराइल के मसले पे आने से पहले मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ इस रीजनल कॉन्टेक्स्ट को। ओके, तो इस वक्त बेसिकली 3 महाज खुले हुए हैं सऊदी अरब के तीनों जानिब, 2-3 तरफ मिडल ईस्ट में, सूडान, सोमालिया, बिल्कुल, और यमन। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। शाम का महाज तो चले ठंडा हो गया, वहाँ पे तो एक रिजीम चेंज हो गया, लेकिन वहाँ पे भी शायद वो रिजीम नहीं आया है जो सऊदी अरेबिया चाहता था, या ऐसा ही हुआ है? ये ज़्यादा तुर्की का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे एक तरह से तुर्की और सऊदी अरब ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार, चलो ठीक है, वहाँ पे एक उनको मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब हो गया। तो शाम और वो इसराइल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ है, गोलान हाइट्स उसने उसको दे दिए हैं, गोलान की पहाड़ियाँ, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ सा हुआ है, वो एक सॉर्ट ऑफ अ विन है फॉर सऊदी अरेबिया। बिल्कुल। सूडान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? सोमालिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? और यमन में जो इलाके पे ये लोग हैं, यूएई बैक मलेशिया है। अच्छा, तो यहाँ पे भी फिर अब 3 प्लेयर्स हैं। एक तो ईरान है जो हौसियों को सपोर्ट करता है, बिल्कुल, एक यूएई है, और एक सऊदी। मंसूर हादी जिनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई अरब स्प्रिंग के बाद, बिल्कुल, वो सऊदी बैक थे, बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक रिबेलियन हुआ। अरब स्प्रिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस पूरी कॉन्वर्सेशन से, बिल्कुल, वो हम आएंगे उस पर। थोड़ा सा मैंने बहुत सारे सवाल तुम्हारे सामने रख दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सूडान, सोमालीलैंड,
एंड ये जो तीसरा फैक्शन यूएई बैक कर रहा है, ये 2015 से पहले कहाँ था? ये कौन लोग थे? ये शिया थे, सुन्नी थे, हौसियों के साथ थे, मंसूर हादी के साथ थे, कहाँ थे? अच्छा, जितने ममालिक में हम घुसते जाएंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। एक उसूल जो मैंने बताया था उसको फॉलो करते रहें कि यूएई जिस भी मुल्क में जाता है उसके 3 इंटरेस्ट होते हैं। वो एंटी इस्लामिक उनको सपोर्ट करता है, वो लोकल मजबूत ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, और उसको वहाँ के स्ट्रेटेजिक जो माइंस होती हैं या पोर्ट्स होते हैं उस पर उसको अपना इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। ये कब से शुरू किया यूएई ने? ये इंपीरियलिस्टिक अजाइम जो है, इसको इस्तेमारी अजाइम ही कहेंगे ना, कि दूसरे मुल्कों में घुस के प्रॉक्सीज बिठाना, ये कब से शुरू किया? ये हमेशा से तो ऐसा नहीं था। यूएई तो एक बिजनेस फ्रेंडली, ओपन फॉर ऑल, यू नो, कम टू दुबई, मतलब वो तो कहते हैं बस वी आर ओपन फॉर एवरीबडी। सो उनके कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट, और क्योंकि उनका साइज भी छोटा सा था, बिल्कुल। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा, उनको कहा इट्स द स्पार्टा ऑफ द मिडल ईस्ट। आप उनके छोटे छोटे साइज में ना जाएं। किसी ने बोला उनकी मिलिटरीली बहुत ज़बरदस्त ताकत है यूएई के पास। एनीवे, तो ये कब से हुआ? ये मुख्तलिफ मराहिल में हम देख सकते हैं। एक तो 90s में ही, पहले हम ये समझ लेते हैं ना गल्फ़ पहले किस तरीके से काम करता था, उसमें सऊदी अरब एक बड़ा किरदार अदा करता था। बाकी गल्फ़ कंट्रीज़, कतर हो, यूएई हो, वो अपने हिस्से के मुताबिक, उस शेयर के मुताबिक सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते थे। जो बयान सऊदी अरब जारी कर देता था वो पूरी जो गल्फ़ कंट्रीज़ के जो एक वो तंजीम है वो उसको फॉलो करती थी। वॉर अगेंस्ट टेरर में पहली मरतबा ये अलायंस बुरी तरह टेस्ट हुआ, लेकिन उसमें भी कामयाब हुआ। सऊदी अरेबिया, हाथी के पैर में सबका पैर, मतलब सऊदी अरेबिया ने यूएई ने अलाइन किया अपने आप को अमेरिका के साथ 91 में गल्फ वॉर में। सब ने इराक को छोड़ा, सब उधर चले गए। फिर लिबिया के साथ भी यही हुआ, फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में यही हुआ। तो सऊदी अरेबिया जिस रुख देखता था तो तमाम जीसीसी उधर ही देखती थी। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी पे ये लोग सऊदी अरब के पीछे चल रहे थे, उस वक्त इन ममालिक में खामोश तब्दीली आ रही थी, चाहे कतर हो चाहे यूएई। वो ये हो रहा था कि इकोनॉमिकली ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे थे, चाहे कतर हो और चाहे यूएई हो। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को बहुत मजबूत किया था, जो हम दुबई का कहते हैं। तो दुबई जो है वो सऊदी अरब पे डिपेंडेंट नहीं है, दुबई की अपनी वो है। यूएई, अबू धाबी जो है उसके पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, और उन्होंने उसके अलावा ऑयल के अलावा दुबई को एक ऐसी चीज़ खड़ा कर दिया कि उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ममालिक जो है ना बड़े होने लगे, और वो अपने बाप को जो है वो चैलेंज करने लगे। ये खामोश था। लेकिन 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया तो वो जलजला था, वो तमाम बादशाहतों के लिए जो है ना उनके तख्त हिल गए उससे, और हर किसी को अपने इंटरेस्ट ज़्यादा सिक्योर करने की फिक्र। जब हुस्नी मुबारक बराबर में आ गया अख़वान, कज़ाफ़ी को गोली लग गई और इख़वान का आ गया, जिन बेकाबू हुआ, तो उसमें कोई संभल नहीं पाया। ठीक है। उसमें यूएई ने उस वक्त फैसला कर लिया कि इस्लामी सियासत का कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। इस्लामी सियासत होगी इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ख़त्म हो जाएगी हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो जमातें हैं पूरे अरब मुल्क में, सीधी सिंपल सी बात है, अवामी तौर पे पॉपुलर इस्लामी जमातें हैं। मोनार्कीज़ अवामी सपोर्ट पे नहीं चलती हैं, उनके अपने तरीक़ेकार होते हैं चलने के। अगर अवामी सपोर्ट से इस्लामी जो जमातें हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी तो मोनार्कीज़ को ख़तरा होगा, सीधी सिंपल सी एक वो है। और उसके बाद यूएई में को अल इस्लाह मूवमेंट थी, सऊदी अरेबिया में भी इस तरह की कोई एक मूवमेंट उठी 2012 के बाद, जिनको क्रश किया गया। बिल्कुल क्रश कर दिया गया। और सबसे पहला खतरनाक क्रैकडाउन तो यूएई में हुआ। बिल्कुल सऊदी अरब से पहले हुआ। 2017 में हुआ, 14-15 में होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ तो 12 में ही हो गया था। बिल्कुल, उन्होंने जो है उनके ऑफिसेज बंद किए, उनके जो पैसे लेने देने के थे, खैराती इदारे थे, उन पर आहिस्ता आहिस्ता क्रैकडाउन करते उन्होंने। और ये सब इख्वान के ऑफशूट्स हैं। बिल्कुल। इस वक्त की प्लेयर नाम है ब्रदरहुड। मज़े की बात, हम यमन की बात कर रहे हैं। यमन में इस्लाह नाम की एक इख्वान की ऑफशूट है, और एक बड़ी वजह सऊदी अरब और यूएई दोनों की नाकामी की ये है हूसियों के ख़िलाफ़, कि वो लोग उस फ्रैक्शन को सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनका एक रीजनल एजेंडा एंटी इख्वान था। तो इस्लाह वाले मुस्तकिल उनकी तरफ देखते रहे, और अभी भी सऊदी अरब की हिमायत में ही वो बयानात जारी करते हैं, लेकिन सऊदी अरब खुल के उनको सपोर्ट नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये यूएई के मुख्तलिफ वो थे जो सूडान और मुख्तलिफ ममालिक की बात कर रहे थे। उसमें तुमने कहा कि अरब स्प्रिंग के बाद सब ने अपने अपने लिए जर्द तेजी से पेशबंदियां शुरू की, और ये फॉरेन फ्रंट के ऊपर खारजी महाज पे इन लोगों की लाइनें अलग हुई। आप ये अलग होने, लेकिन 15 तक तो साथ हैं। 15 तक जब यमन पे हमला हुआ है 15 तक साथ हैं, 17 तक भी साथ हैं। 17 में बड़ा फिर फ्रैक्शन आया ना, कतर अलग हो गया, क्योंकि कतर और अल जज़ीरा चैनल वो लोग
अल जज़ीरा चैनल, जब हम अरब स्प्रिंग की बात करते हैं जिससे सबको मसला था, तो अरब स्प्रिंग क्यों बनी, उसमें सबसे बड़ा किरदार अल जज़ीरा का था। अल जज़ीरा क्या है, कतरी स्पॉन्सर्ड चैनल है। यस, तो यूएई और सऊदी अरब ने कहा कि इस चैनल को बंद करो। मतलब ये बहुत कम वो लोग पूरी जानते स्टोरी होंगे आप कि एमबीएस वाली डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल में देख सकते हैं। 13 मुतालबात रखे थे यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट और बहरैन ने कतर से कि हमारे सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। 13 मुतालबात रखे थे। जब उस पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा एक मुतालबा है, अल जजीरा बंद अल करो, जज़ीरा बंद कर दो, और और नहीं किया वो उन्होंने। नहीं किया। तो वहाँ पे उनको एक तरह से बैकफुट पे जाना पड़ा। ये पहला जीसीसी में पहला। और 2015 कौन सा साल है? वो साल है जब सलमान बिन अब्दुल अजीज बाज़ाब्ता तौर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बादशाह बनते हैं। बिल्कुल। वैसे तो वो 2012 से ही इख्तदार में है, क्योंकि अब्दुल्ला बीमार हो चुके हैं, स्पेशल लीव में हैं। वो हैं वली अहद, मामलात वही देख रहे हैं। और उस वली अहद का एक वली अहद ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली शुरू से था, क्योंकि उनके बच्चों का पहले ही इंतकाल हो गया था, दूसरे जो उनके अमेरिका वाले बच्चे थे सलमान के। अगेन ये सब चीज़ें आप हमारी डॉक्यूमेंट्री द मैवरिक प्रिंस एमबीएस में देख सकते हैं। और 2015 में वो बन गए वली अहद, बादशाह बन गए। और बादशाह बन गए, बादशाह वली बनने के अहद बाद पहला काम हुआ यमन पे हमले का, जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान की कौमी असेंबली में भी सुनाई दी गई। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यूएई सबसे ज़्यादा नाराज़ हुआ था उस पर। और यूएई नाराज़ हुआ था, और एक इस्लामी इत्तेहाद 57 इस्लामी मुल्कों 57 इस्लामी मुल्कों की एक फ़ौज बनी, जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ साहब बने। वैसे राहील शरीफ साहब क्या कर रहे हैं आजकल? राहील शरीफ साहब जिस इत्तेहाद के सरबराह बने थे, उसने यमन पे हमला नहीं किया था। वो एक नहीं। अलग उन्होंने बनाया था, पूरे इस्लामी दुनिया की। वो बिल्कुल ठीक, शुरू से ही सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक था, ठीक है। सॉरी, वापस आ जाए। तो वहाँ से पहली दरार 2017 में कतर ने अलग राह अपनी ली, और जीसीसी में पहली हमने देखा कि वाज़ेह इख्तिलाफ हमें नज़र आया। ठीक है। ये दूसरा बड़ा इख्तिलाफ है। और इस इख्तिलाफ को बिल्कुल मोटे मोटे अगर हम अंदाज में समझा दें, बग़ैर किसी मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल किए, कि जितने जीसीसी छोटे ममालिक हैं, उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उसमें वो अब आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं। और इकोनॉमी और फ़ॉरेन पॉलिसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर सूडान में यूएई को लगता है कि जिस जगह पे गोल्ड की माइंस हैं, वो उस जगह पे हमारा कब्जा होना चाहिए। उस जगह पे जो ग्रुप है वो सऊदी अरब के खिलाफ है, तो यूएई ये नहीं देखता कि हाँ चलो सऊदी अरब के खिलाफ है, मैं पीछे हट जाता हूँ। वो उस ग्रुप को फुल सपोर्ट फंड करता है, करता है। फुली तौर पे फंड करता है। उनके ब्रूटल उन्होंने जेनोसाइड किया है हाँ, उन्होंने बिल्कुल सूडान ठीक। में। और यूएई की ये खासियत है कि चाहे जितना बुरा ग्रुप हो, वो उनके पीछे बिल्कुल खड़े रहते हैं। वो बिल्कुल शाये नहीं हिलते नहीं होते है, उस पर, अभी आप बिल्कुल देख हिलते रहे नहीं हैं, हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि वो सोमाली लैंड में जो हुआ है, सोमाली लैंड में बिल्कुल सेम 21 सेम। इस्लामिक ममालिक बशमूल इस्लामी जमहूरिया न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान ने एक कॉन्डमनेशन और रिजेक्शन इशू किया। ये कोई नहीं है सोमाली लैंड, क्या बकवास है ये। यूएई ने नहीं किया, बल्कि अपना एक नुमाइंदा भेजा हुआ है सोमाली लैंड में। अगेन वही उसूल वही है, खुल पोर्ट के वहाँ पे सोमाली लैंड कहाँ पे, वही उसी मैप पे अगर वापस इतना चले सादा जाएं। नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे। आई थिंक इसमें और भी कुछ है। खैर आप कंटिन्यू कर लें हाँ, पहले। हम बात कर रहे थे कि रास्ते अलग कब हुए? ये रास्ते इधर से ही अलग होना शुरू हो गए जब हर किसी को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग लगने लगा। बाय द वे लेकिन हम मैं एक सब सवाल अगर, बहुत सारे ममालिक का हमने जिक्र कर लिया, लीबिया का हमने जिक्र नहीं हाँ किया। हाँ लीबिया में लीबिया में भी यही हो रहा है। लीबिया में यूएई अगेन Again? एक सेकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा हफ्तर, है, खलीफा हफ्तर, जो अवामी तौर पे गैर मकबूल है। और वो खलीफा यूएन हफ्तर रिकग्नाइज है। भी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो यूएन रिकग्नाइज भी नहीं है। सेम लीबिया के पास वो गेटवे है, उस गेटवे पे वो बैठा हुआ है। अफ्रीका टू यूरोप, उसको वो पोर्ट्स चाहिए। वहाँ पे एंटी इस्लामिक फोर्स कौन सी है, खलीफा हफ्तर है। उनको जाके सपोर्ट कर लिया। खलीफा हफ्तर को पिछले 2 हफ्तों में हमारी आवाम भी जान ही गई है, जी जी बिल्कुल, मुख्तलिफ दूसरी जी जी वजूहत जी। की वजह से। बड़ा अजीब वाकया हुआ ये भी हम्म, कि एक अनरिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट के से मुलाकातें हुई हैं हमारी। और मायदे भी हुए। जी। तो ये यहाँ से चाहे लीबिया हो, चाहे सूडान हो, और चाहे यमन हो, चाहे सोमाली लैंड हो, यूएई को जहाँ पे अपना मफाद नज़र आ रहा है, वो उस मफाद को परसू कर रहा है। ठीक है। और बहरहाल दुनिया में अगर सप्लाई चेन है तो उसका रास्ता तो एक ही है ना। उस रास्ते पे सऊदी अरब को भी अपना हिस्सा चाहिए, यूएई को भी अपना हिस्सा चाहिए। तो अब उस पर लड़ाई हो रही है कि वहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। सऊदी अरब पहले बहुत कंफर्टेबल था कि वो बड़ा मुल्क था, वो वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जारी रखता था। सऊदी अरबिया का इन्फ्लुएंस कम होने की वजह क्या है? सिर्फ उनकी दूसरे ममालिक की, कतर की और यूएई की इकोनॉमिक प्रोवेस है, उनकी उनकी माशी ताकत है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए, या कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हुई हैं सऊदी अरबिया की तरफ से जिसने लोगों को हिलाया है और उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा, ये इसके पीछे हम शायद इस तरह ब्लाइंडली नहीं चल सकते।
2011 को जब हम कहते हैं कि अरब स्प्रिंग ने पूरी उसको हिला दिया, तो उसमें एक तो वो फैक्टर है कि सऊदी अरब के अंदर भी वो इनसिक्योरिटी का फैक्टर था, बाकी ममालिक के अंदर भी था। अब महदूद वसाइल हैं या महदूद वो जगहें जहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, लेकिन लड़ाई सबकी है कि वो उनको वहाँ पे वो करना है, एक ही चीज़ हो गई। दूसरा ये कि सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से ये रियलाइज़ कर रहा है कि उसको अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना है और उसको अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, उसको सिर्फ पेट्रोल पे वो नहीं कर सकता। यही सोच कतर और यूएई की भी है, तो वो इन्फ्लुएंस की चीज़ वो वहाँ पे भी आ गई। तीसरा ये कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद सऊदी अरब में एक पॉलिसी शिफ्ट बहुत तेज़ी से देखने में आया। जो एक ट्रेडिशनल तरीके से चलता था, अदब आदाब ये वो, मोहम्मद बिन सलमान ने उस सबको कोई किसी खातिर में नहीं रखा इसीलिए और हमने मैवरिक प्रिंस नाम रखा उनकी डॉक्यूमेंट्री का। रेडिकल रिफॉर्म्स की, बिल्कुल ठीक है, रेडिकल चेंजेस वो लेके आए। और तो क्यों जाहिर है किया? वो स्टेटस को जो है वो हिल गया है, तो उसमें फॉरेन पॉलिसी में भी वो नज़र आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो शायद हमारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जब वॉर अगेंस्ट टेरर हुई तो लाजिम बात है सऊदी अरेबिया ने भी अपना रुख बदला और अपने और स्ट्रगल भी किया इस पूरी चीज़ पे। सऊदी अरेबिया में टेररिस्ट अटैक्स भी हुए, बिल्कुल। बहुत मसाइल हुए, लेकिन जिस खुलूस नीयत के साथ मुत्तहदा अरब इमारात ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल और इस वक्त बाय द वे MBZ वाज ऑलरेडी इन द थिक ऑफ थिंग्स। 2004-5 से वो थिक ऑफ थिंग्स में आ गए थे, रियासत के उमूर में हिस्सा ले रहे थे। तो उन्होंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मतलब उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर वाले मसले के बाद ही इखवान की थ्रेट को बहुत सीरियस लेना शुरू कर दिया था, और इसीलिए दुबई ने अर्ली 2000 से ही एक शदीद लिबरलाइजेशन देखी, शदीद लिबरलाइजेशन देखी। हमारे यहाँ इस पर बड़ा मजाक भी उड़ा और ये कि भाई एक टेंपल बना दिया है और मोदी ने उस जगह अबू धाबी में वो किया, लेकिन ये एक बड़ी ओपन एंडेड पॉलिसी। जो लोग दुबई गए अर्ली 2000 में उन्होंने अंदाज़ा किया, उन्होंने कहा यार ये दुबई है, मतलब इसका मतलब कुछ जजमेंट की बात नहीं है, लेकिन दुबई एक अच्छा खासा इंटरटेनमेंट हब बन गया था हर किस्म की इंटरटेनमेंट का। अब आया उतर गया था हाँ, अब दुबई आया का। उतर गया और भी हाँ, तो शर्मो हया के पर्दे भी उतर गए थे। खैर दैट्स अप टू देम, वो जैसे भी चलाते हैं, लेकिन दैट वाज हमको लग रहा था ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए, गोरों को ल्योर करने के लिए ला रहे हैं, बट इट वाज नॉट दैट। इट वाज अ बिगर पॉलिसी टू लिबरलाइज यूएई, टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इस्लामिस्ट एंड कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस जो कि ओवरऑल मिडिल ईस्ट का था, अगेन जिसका स्पीयर हेड सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया की कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्सी किस्म की एक रियासत थी, और उस रियासत के साथ सब, लेकिन यूएई सबसे ज़्यादा डिविएट कर रहा था। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, बाय द वे कतर अभी भी उतना लिबरलाइज नहीं है जितना यूएई है, इस वक्त भी नहीं है। वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम्स उस तरह के नहीं है जिस तरह के अल जजीरा बड़ा लिबरल है और सब कुछ है, लेकिन कतर के अंदर उस तरह के रिलीजियस फ्रीडम्स नहीं है, माइनॉरिटीज़ को भी, शियाज को भी और दूसरे लोगों को भी जो यूएई में है शायद। एनीवे, सो द पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग कि यूएई उस वक्त भी ब्रेक अवे करना शुरू हो गया था और बहुत एग्रेसिवली कर रहा था। कुछ लोग इस पूरी एफर्ट का मास्टरमाइंड मोहम्मद बिन जायद को करार देते हैं कि इट वाज हिज विजन, हिज फादर्स विजन, लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन जायद एज अ यंग प्रिंस उन्होंने और 2012 में अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इनके वालिद साहब बीमार 2012 से ही पड़ गए ना, जब से ये क्राउन प्रिंस। हाँ बिल्कुल, 10 साल का उनका 10 साल बीमार रहे ना वो तकरीबन। तो 2022 में उनका इंतकाल हुआ। हाँ, तो वो तकरीबन 2012 से तो इनके वालिद साहब बिल्कुल ही बेड रिडन हो गए और उनका रियासती उमूर से कोई लेना देना नहीं था। तो डिफेक्टो रूलर ऑफ यूएई वाज MBZ, मोहम्मद बिन जायद थे। मोहम्मद बिन जायद थे। अब मोहम्मद बिन जायद साहब के सामने एक, अक्सर लोग तो कहते हैं वो प्रोटेजे थे, मतलब शागिर्द कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान यूज्ड टू लुक अप टू मोहम्मद बिन जायद एज दिस लिबरल रिफॉर्मिस्ट डिस्ट्रप्टर। यार ये बंदा सही है, हाँ, इसने कैसा, और यकीनन देखते हो क्योंकि इनके ताल्लुक इतना ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि ये ताल्लुक बनना कोई वो बात नहीं, और वो उम्र में भी 20 साल बड़े हैं मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान से 20 साल बड़े हैं। तो 2012 में जब मेरे ख्याल से वो 22-23 साल के होंगे, मोहम्मद बिन सलमान 24 साल के होंगे शायद, तो हाँ 24 साल के होंगे, तो वो तो 44 साल के थे, तो एज डिफरेंस भी ऐसा था। तो कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मोहम्मद बिन जायद ने इस पूरे अरब स्प्रिंग और फिर उसके बाद होने वाली तमाम चीज़ों में ही वॉज द मास्टरमाइंड। एक्चुअली अल जजीरा का एक आर्टिकल है जो कि इसको ये कहता है कि मोहम्मद बिन सलमान के अंदर मोहम्मद बिन जायद बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो उस जो एक रेडिकल रिफॉर्म का जो एजेंडा था उसके मास्टरमाइंड ओवरऑल
MBZ ही थे। लेकिन फिर ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि रियासतों के मफादात होते हैं, आई थिंक इसके दो फ्रंट्स हैं। एक तो जियो स्ट्रेटेजिक भी है, जो तुमने पूरी अभी जियो स्ट्रेटेजी की बात की, मेरे ख्याल से एक ये भी है कि MBS ने जब अपने मसल्स फ्लेक्स करना शुरू किए ना मिडल ईस्ट में, यस वी आर गोना गो इनटू यमन पे हमला होगा, मतलब ये अनहर्ड था ना कि सऊदी अरेबिया पॉलिटिकली इस तरह के इधर उधर, मतलब सऊदी अरेबिया तो बड़ा एक डोसाइल किस्म का स्टांस रहता था ना सऊदी अरेबिया का, बिल्कुल डिफेंसिव कंजर्वेटिव, इधर उधर पंगा नहीं, बिल्कुल एक सेफ स्पेस में खेलता था सऊदी अरेबिया। बहुत एग्रेसिवली कहीं उसकी फॉरेन पॉलिसी की बाज़गश्त सुनाई नहीं देती थी, और मिलिट्री तो बहुत ही दूर की बात है कि तैयारी में भेजना। मतलब सऊदी अरेबिया का ये चेहरा, वो एक मॉरल अथॉरिटी थी सऊदी अरेबिया की। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उस इखलाकी बरतरी को, उस इखलाकी अथॉरिटी को एक मिलिट्री अथॉरिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में बदला। उन्होंने नहीं, डंडा भी है मेरे पास। वो पहले घुसे यमन में, और यमन सऊदी अरेबिया का वाक़यातन अफगानिस्तान बन गया, जैसे अमेरिका का अफगानिस्तान बना। 10 साल हो गए आज तक सऊदी अरेबिया वहाँ फंसा हुआ है। सो 2015 में हमने देखा कि जैसे ही सलमान बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह बने सऊदी अरेबिया के, तो बिल्कुल छट करके यमन के ऊपर हमला हुआ फौरन। यानी कि ये चीज़, ये ऐसे हो नहीं सकता कि ये चीज़, आई थिंक ऑफिशियली अब्दुल्ला के इंतकाल का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि 2012 से अब्दुल्ला आउट ऑफ साइट थे और सलमान ही चला रहे थे, लेकिन स्टिल वो डी फैक्टो रूलर थे, एक्चुअली किंग नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा प्लान जो था, ये पहले से तैयार था यमन में जाने का, क्योंकि वो जितनी जल्दी हुआ है 2015 में, तो इसका तो मकसद सिर्फ एक है कि ये किसी मुल्क पे हमले का इरादा इतनी जल्दी नहीं होता। और अगर ये 2015 से पहले तैयार हो रहा था, तो ये कौन तैयार कर रहा था और किसके विंग्स के अंदर रह के तैयार किया जा रहा था? आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि फोर फ्रंट पे तो मोहम्मद बिन सलमान ही थे। मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में यमन पे अटैक किया, वजीर दिफा बन गए, वजीर दिफा बन चुके थे, उन्होंने हमला किया, शॉक द वर्ल्ड। 2017 में कतर का ब्लॉकेड कर दिया, शॉक द वर्ल्ड। लेकिन फिर 2018 में जमाल खशोगी का सऊदी सफारत खाने में इस्तांबुल में मर्डर हो गया, शॉक द वर्ल्ड। और फिर क्या हुआ? 2019 में मुत्तहदा अरब अमारात ने अस्सलाम वालेकुम करके यमन से बाहर आ गया। मेरा ख्याल है यहां पे हुआ ये है कि MBS केम आउट ऑफ सिलेबस, मुझे ये लगता है। देखिए, MBS को समझना पड़ेगा आपको कि ये कौन है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल एक रिवायती प्रिंस नहीं है, अब नहीं, पहले भी नहीं थे, क्योंकि तुम्हें पता है सामा कि तमाम सऊदी प्रिंसेस बेहतरीन अमेरिकी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम पाते हैं, या ब्रिटिश आईवी लीग सैंडहर्स्ट में पढ़ेंगे, टॉप अमेरिकन स्कूल्स में जाते हैं, और ये मतलब ज़बरदस्त। मोहम्मद बिन सलमान नेवर स्टडीड आउटसाइड सऊदी अरेबिया। ऐसा ही है। तमाम सऊदी प्रिंसेस मोनाको में और पेरिस में और लंदन में, उसकी कंट्रोवर्सीज भी तुमने 10,000 सुनी है, क्या क्या कर रहे होते हैं ये लोग। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानों में हॉलीडेज मनाता था। He never liked to go abroad, and so he was very rooted in Saudi Arabia, and that is why Salman also used to like him, because एक तो उनके बाकी 2 बच्चे मर गए कम उम्र में, अजीब पुरस्कार तौर पे उनके सारे बच्चे, 2-3 बेटों का इंतकाल ही कहूँगा मैं, हो गया। लेकिन फिर दैट पुट, एंड उस वक्त जब सलमान was grieving over the death of his sons, उनका छोटा बेटा मोहम्मद बिन सलमान, he came to his father's side. अच्छा, और सलमान के बारे में खुद भी कहा जाता है कि वो बड़े कंजर्वेटिव से, मेलो से, रिवायती सऊदी सियासतदान थे। उस रियाद के गवर्नर है 40 साल 50 साल रियाद के, और रियाद was always more conservative than Jeddah, if you know that. रियाद was the face of the conservative Saudi Arabia. मतलब जद्दा में तो फिर भी ख़वातीन थोड़ा सर खुला इस तरह वाया पहन के घूमती थी, रियाद में सख्त पर्दा था और सारी चीज़ें थी। तो वो उस सूबे के, उस शहर के गवर्नर थे, तो वो खुद भी एक कंजर्वेटिव, एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के आदमी थे। तो उनको मोहम्मद बिन सलमान में एक रिवायती सऊदी एक अपना टच नज़र आया कि यार ये बच्चा ज़रा इन्फ्लुएंस नहीं है, करप्टेड नहीं है बाय द वेस्ट। सो ही ऑलवेज हेल्ड हिम क्लोज टू हिम। और फिर आपने देखा
कि मोहम्मद बिन सलमान की अपब्रिंगिंग भी मुख्तलिफ, और जब मोहम्मद बिन सलमान और फिर आप मज़े का सीन देखें, 2015 में जब बनते हैं सलमान तो उनके भाई मुकरिन को बनाते हैं, मुकरिन के बाद नाइफ को बनाते हैं, और फिर नाइफ के साथ क्या होता है, फिर रातों रात उनको जो है वो वीडियो फारिग कर आती है, दिया। वीडियो आती है, हम्म, वीडियो आती है, वो हाथ चूम रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान हाथ चूम रहे हैं नाइफ का, हम्म, और नाइफ उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं। ये भी शॉकिंग था दुनिया के लिए। तो 2017 में बाजाब्ता क्राउन प्रिंस बन गए मोहम्मद बिन सलमान, एंड सिंस देन, उससे पहले से उन्होंने, मुझे ये लगता है कि शायद इसका एक पर्सनल इक्वेशन भी है इस पूरी सिचुएशन की। इट इज अ क्लैश ऑफ ईगोज एज वेल। हम्म, दो इंतहाई एम्बिशियस और एग्रेसिव पर्सनालिटी के लोग, जो कि शायद बहुत सिमिलर हैं, जो कि शायद बहुत एक जैसे हैं, और जब एक तलवार में एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती। सो एज लॉन्ग एज MBS was taking instructions and following as a protege, और माना हुआ था उन्होंने मेंटोर MBZ को, तो मामलात मुख्तलिफ थे। लेकिन द मोमेंट MBS decided to say मैं चल सकता हूं भाई, अच्छा, अब उसमें मसला ये हुआ कि MBS को कामयाबियां नहीं हुई शुरू में, जिसने शायद एम्बोडल किया MBZ को। MBS ने नियोम लॉन्च कर दिया, वो भी पिट गया प्रोजेक्ट। फिर यमन अभी तक मसला हुआ, कतर का ब्लॉकेड फेल हो गया, खशोगी जैसा एक डिजास्ट्रस इवेंट हो गया, ब्लंडर हो गया इस्तांबुल में। तो आई थिंक उसने MBZ को एक स्निफ दिया, आई कैन प्रॉब्ली टेक हिम ऑन, डू यू अंडरस्टैंड? वो होता ना इंसान को, वरना सऊदी अरेबिया के खिलाफ किसी का जाना यार, इट्स इम्पॉसिबल। सो मेरे ख्याल से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ना सऊदी अरेबिया वर्सेस UAE से ज्यादा मोहम्मद बिन सलमान वर्सेस मोहम्मद बिन जायद भी देखने की जरूरत है। और जब MBS ने उनके साये से छुटकारा पाके अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो दैट इज व्हाट पुश्ड MBZ टू वेयर ही इज टुडे। क्योंकि आप देखें 2019 में उन्होंने फौज अलग की, फिर 20 में तो कोविड आ गया, मतलब यमन से बाहर आ गए। फिर 2022 में जब ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था, तुम्हें याद होगा, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में भी इसका तुमने जिक्र किया है कि 2022 के दिसंबर में समिट हुआ, चाइना अरब समिट। यार सब आए हुए थे वहाँ, सऊदी अरब में। हाँ, अरब चाइना समिट हुआ रियाद में, सारी दुनिया थी वहाँ, सिर्फ मोहम्मद बिन जायद नहीं थे। मतलब उस अरब समिट का क्या फ़ायदा जिसमें UAE ना हो? नहीं आया। अच्छा, हमारे खित्ते में अपने इतने मसाइल चल रहे थे 2022 में कि हम लोग तो देखते नहीं है ना पड़ोस पड़ोस में क्या, हमारा अपना ही अलग चल रही है ना, हमारा अपना ही अलग मसाइल चल रहे हैं। हम लोगों को तो अल्लाह की तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी है, वो बहुत बड़ी स्टोरी थी, जिसमें उसने बताया कि MBS ने लोकल सहाफ़ियों को बुला के कहा कि UAE ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। सो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ना, ये 2019 से तो बाज़ाब्ता तौर पे चल रही थी, और शायद हम लोगों की कमइल्मी थी या हमारे अपने इतने फटीके चल रही थी कि हमने देखा नहीं। लेकिन अब ये लड़ाई बिल्कुल सामने आ गई है। ये दोनों कुव्वतें, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है मेरी नज़र में, ये दोनों रियासतें, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट, चाहे वो सीसी को ले लें, और सीसी तो प्रॉक्सी है ना सऊदी अरेबिया का। मतलब सीसी के बारे में MBS ने कैरी को क्या बोला, कि शाम को हटा दो उसको, तो बोला सुबह वो है, शाम को नहीं होगा। ऐसी अल्फाज हैं उसके सीसी के बारे में। ही लिटरली इट्स पब्लिश्ड, हमारी डॉक्यूमेंट्री में भी है कि वो कैरी कह रहा है, मतलब दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट MBS फील्स अबाउट अ रिजीम चेंज इन इजिप्ट, मतलब जो हैसियत है उनकी। तो अगेन वहां पे इख्वान का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सो ये सारे लोग पॉलिटिकल इस्लाम के खौफ में इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल, जमहूरी पॉलिटिकल इस्लाम के खौफ ने इनको इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन यहां पे राहें अलग क्यों हो गई? फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मसला ये कि कतर के अंदर लोकल कितने, 15-20 लाख लोग, मकामी आबादी 13 लाख है, कितनी है ऐसी कुछ, ठीक है, 25 लाख होगी। UAE के अपने लोग कितने हैं, जो अमाराती जो नेशनल्स हैं, बहुत थोड़े, 10-20-30 लाख होंगे। प्लीज़ इस पर मुझे पकड़िएगा मत, मैं अपने पुराने अंदाजे से बता रहा हूँ। अगर सऊदी अरेबिया की लोकल पॉपुलेशन इज 4 करोड़, राइट? मुकम्मल पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें नहीं नेशनल्स की होगी ना पॉपुलेशन, या इसमें एक्सपर्ट्स भी हैं? एक्सपर्ट्स भी हैं इसमें।
फिर भी करोड़ों में है। सऊदीया की मकामी आबादी करोड़ों में है। सऊदी अरेबिया हरमैन खादिमुल हरमैन शरीफैन है। उसकी सेंसिटिविटीज़ रिलीजियसली भी और डेमोग्राफिकली भी बिल्कुल अलग हैं कतर और इमारात और दूसरे ममालिक के मुकाबले में। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ केटल ऑफ फिश है। वो काम, इसीलिए जब बॉब वुड की किताब द वॉर में अमेरिकन 7 अक्टूबर के बाद घूम रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो एमबीजेड तो बड़ा खुले कह रहा है हमें तो इसराइल से ये शिकवा है कि इसने तो इतना स्पेस दिया हमास को, क्रश कर देना चाहिए था हमास को। वो बड़ा ओपनली ये बात कह रहे हैं एमबीजेड। और ये देखो बॉब वुड, ये छपी हुई बात है, हम अगेन पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एमबीजेड बहुत, तुमने कहा ना, देयर वेरी, एमबीजेड इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स। वो कुछ छुपा, वो नहीं करता। अभी पाकिस्तान के दौरे पे भी आएंगे जो उन्होंने किया है हमारे साथ इस दफ़ा। बट एमबीजेड वाज वेरी क्लियर, वो बिल्कुल वाजे था उनका स्टैंड कि हमास शुड बी फिनिश्ड, इट शुड बी क्रश्ड, देयर इज नो। सो सम पीपल, उसमें तो बॉब वुडमैन ने यहाँ तक लिखा है कि कभी कभी लगता था कि शायद इसराइल से ज़्यादा प्रॉब्लम हमास से यूएई को है। लेकिन जब आप, वही नुमाइंदा जब रियाद जाता है और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठता है, तो उसके ओपिनियंस ये नहीं है। वो बिल्कुल एक अलग बात कर रहे हैं उनके साथ। वो कह रहे हैं भाई साहब देखें, अब्राहम अकॉर्ड्स पे बात ही नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक आप एक क्लियर पाथवे नहीं दें हमको फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का। हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा जज्बा है फ़लस्तीन को लेके। तो मोहम्मद बिन सलमान, एक तो पता नहीं वो ये चाहते भी हैं कि नहीं कि वो इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन कम से कम वो ऐसा कर नहीं पा रहे अभी, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके सेंसिटिविटीज़ बहुत अलग है, और फिर वो सऊदी, वो मक्का मदीना का मुल्क है। सो इस चीज़ ने, जो सऊदी अरेबिया की एक अपैरेंट सेंसिटिविटी या वीकनेस कह लें आप, कि वो लिबरलाइजेशन और प्लीजिंग द वेस्ट या प्लीजिंग द अंकल सैम को खुश करने के लिए सऊदी अरेबिया, तो यूएई ने इसको देखा, एमबीजेड ने कहा ये तो मैं तो कर सकता हूँ। सो उसने 2022 में अब्राहम अकॉर्ड्स कर लिए, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स। सऊदी अरब ने अभी तक नहीं किए। अब तो जो हाल हो रहा है मिडल ईस्ट का, पता नहीं कोई अब्राहम अकॉर्ड होगा भी कि नहीं होगा, अब तो मुश्किल ही लग रहा है। सऊदी अरब के साथ तो मुश्किल ही लग रहा है अब जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो गई है। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि यूएई ने सऊदी अरेबिया की उस सेंसिटिविटी को सेंस किया और उसने फुल थ्रॉटल के ऊपर वो काम, उसी ज़माने में सूडान में घुसा, उसी ज़माने में यमन में दोबारा वापस आया थ्रू प्रॉक्सीज, उसी ज़माने में इसराइल को तस्लीम किया। और मैसिव इसराइल, एक ज़माना था हम कहते थे यूएई इज़ डिपेंडेंट ऑन अस फॉर इट्स डिफेंस नीड्स। नो इट्स नॉट। आपने देखा यूएई ने कोई डिफेंस पैक्ट नहीं किया आपके साथ, और वैसे बाय द वे कतर ने भी नहीं किया। यूएई डजंट नीड यू। यूएई काफ़ी एडवांस्ड मिलिट्री पावर है, एंड अ लॉट ऑफ दैट इज थैंक्स टू इजराइल नाउ। लॉट ऑफ दैट, उनका एक स्पाई वॉर वगैरह, स्पाई वॉर, वो सारी चीज़ें इसराइल से ही लेते हैं। बिल्कुल। और अमेरिका से तो इनका, अमेरिका से तो है ही। सो इसमें उस सेंसिटिविटी या वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया गया यूएई की जानिब से, और उसने आगे बढ़ के वो जो जिस चीज़ों पे सऊदी अरेबिया सोच रहा था एमबीजेड करते चले गए। और सऊदी अरेबिया अभी इससे कोप, क्योंकि सऊदी अरेबिया वाज सेट बैक बाय द खाशकजी एपिसोड। सऊदी अरेबिया उसके बाद एमबीएस सेट बैक हो गए 3-4 साल, फिर कोविड आ गया, तो एमबीएस ने 2022-23 से दोबारा ग्राउंड गेन करना शुरू किया ना, ठक ठक ठक। फिर थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, जब डोनाल्ड ट्रंप इस पिछले साल इलेक्शन जीत गए, तो सऊदी अरेबिया को एक अलग एक स्टैचर, अब तो एमबीएस कंप्लीटली अपना स्टैचर बहाल कर चुके थे ना इंटरनेशनल स्टेज पे, लेकिन एमबीजेड भी अपना काम कर चुके हैं। और उन्होंने इस वक्त 2 ऐसे काम किए, तुम बिल्कुल बता भी चुके हो, कि एक सोमालीलैंड और दूसरा यमन। मतलब मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि ये एक तो 6 साल पुरानी फड्डा था, और दूसरा इस फड्डे का मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, देखो इस बात को जहन में रखो, ये कोई ट्रंप और वेनेजुएला का मडूरो नहीं बैठा हुआ है कि आपस में लड़ रहे हैं, पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई के मामलात का इस नहज पे पब्लिकली आ जाने का मकसद क्या है, कि अंदर बहुत शदीद मसाइल हैं। वरना मिडल ईस्ट में तो ना, जितना वो सतह समंदर से ऊपर होता है उतना ही वो हाँ, वो अपने मामला हमेशा खामोशी के साथ इजलासों में, ये यहाँ से हमें वो चीज़ भी पता चलती है जो हम पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहे थे,
शायद अगर मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान ना होते और ट्रेडिशनल जो एक बादशाहों और शेखों का हम इन दोनों के देखते- वालिदैन होते। इन दोनों के वालिदैन होते तो वो मामला जो है वो बंद कमरों में हल कर लेते, लेकिन इन दोनों की तबीयत और मिजाज ऐसा है एम्बिशियस। एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खुल के वो अब आ गए। जो आपने ये बात की कि सऊदी अरब उस तरीके से फुल थ्रॉटल नहीं जा सकता जिस तरीके से यूएई गया, उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है और जो समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि सऊदी अरब का फॉरेन पॉलिसी में लेवरेज इस्लामिक दुनिया में क्या है। यही ना कि वो एक इस्लामी दुनिया की क़यादत करने वाला मुल्क है, खादिम हरमैन शरीफ है ना, यूएई की ये कोई पाबंदियाँ नहीं है। अगर सऊदी अरब अपनी उस सारी लेगेसी को ख़त्म कर दे तो वो सऊदी अरब अपना डीएनए तब्दील कर लेगा, वो उसके लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। वो उसको और उसके बाद वो लेवरेज नहीं रहेगी। हाँ, वो You लेवरेज can't have बिल्कुल your ख़त्म हो cake and जाएगी eat it too. और फिर लोकली भी आपको सपोर्ट हासिल नहीं है, सऊदीज़ में वो सपोर्ट हासिल नहीं है। यूएई को इन तमाम मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका जो It is like a इंटरनेशनली corporation. हाँ, It is like a corporation. दुबई बेचता है ना, वो हाँ, दुबई का तो इस्लाम हाँ, कभी दुबई सोच के हमें इस्लामिक कोई हाँ, तसव्वुरात नहीं आते, हाँ, सऊदी बिल्कुल अरब को सोच के फ़ौरन बिल्कुल आते। बिल्कुल ठीक है। तो सऊदी अरब को वो उन चीज़ों से सऊदी अरब के हाथ बंधे हुए। मोहम्मद बिन सलमान ऑल्दो के बहुत सारी लिबरलाइजेशन उन्होंने की, लेकिन वो यहाँ पे आके उस तरीके से खुल के नहीं जो उन्होंने आप किताब का हवाला दे रहे थे, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये भी अंडरस्टैंडिंग बाद औक़ात नहीं होती। बहुत आसानी से जनरल स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं पाकिस्तान में कि जितनी भी खलीजी रियासतें इसराइल की प्रॉक्सीज़ हैं और वो जो है वो अवामी उसको कोई वो नहीं करते। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान बेवकूफ़ आदमी नहीं है, उसको पता है अवामी सेंटिमेंट क्या है, इसराइल की हिमायत करनी किस हद तक करनी, अपने मफादात के लिए करनी। गलत और सही की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कौन पॉलिसी अपनी किस बुनियाद पे बनाता है। हाँ, उसका मकसद भले इस्लामी दुनिया की और फ़लस्तीनियों के साथ वफादारी हो ना हो। लेकिन उसको अपने मफादात, अपने मसाइल, अपनी आवाम को उसको इस हद तक मजबूर नहीं करना है कि वो उसके खिलाफ ही खड़े हो और जाएं। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस दफ़ा ट्रंप ने कितना ज़ोर लगाया होगा अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए। मेरे ख्याल से मुझे और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है बॉस, कि इजराइल कितना प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका को कि मेरी नॉर्मलाइजेशन कराओ, सऊदी अरेबिया चाहिए मुझे, सऊदी अरेबिया चाहिए मुझे, सऊदी अरेबिया चाहिए। और एमबीएस इज रेजिस्टिंग दैट प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। उसने $1 ट्रिलियन तो अमेरिका में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया। $1 ट्रिलियन, दैट्स 3 टाइम्स पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स पाकिस्तान इकोनॉमी। मतलब पाकिस्तान की पूरी मईशत का 2.5 गुना सऊदी अरेबिया सिर्फ एक मुल्क में, एक डील अमेरिका में उसने इन्वेस्ट करने की सरमायाकारी का वादा ऐलान किया। कर दिया, लेकिन इसराइल को मानने का ऐलान नहीं किया। सो इट्स डेफिनेटली वर्थ मोर देन $1 ट्रिलियन टू मोहम्मद बिन सलमान। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, फॉलो द मनी। कि पैसे दे दिए, अब्राहम अकॉर्ड नहीं दिया। अच्छा, आपने पाकिस्तान की बात कर ली तो उसी पे हम ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान, ये हम अक्सर सवाल होता है कि पाकिस्तान इन सारे मामलात में कहाँ है। मेरी ज़ाती राय तो ये, आप रोशनी डालिएगा तफसील से, मेरी ज़ाती राय तो ये कि पाकिस्तानियों को जब ये तमाम तर मामलात देखते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि एक तरह से हाथियों की लड़ाई है और पाकिस्तान इसमें एक चूंटी है। तो पाकिस्तान की हैसियत दिफाई एतबार से कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान कोई इस मामले में तो आपकी ब्रेक सुनेगा थ्रू नहीं, कर ही नहीं सकता। आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपका कोई लेवरेज नहीं है किसी के ऊपर। बाकी आप रोशनी डाल दें, अभी यूएई के भी वो आए थे और जो कल परसों शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक हाँ, गुफ्तगू भी हुई है, तो हम दोनों हाँ, तरफ बातचीत कर रहे हैं। देखें देखें, हमारी दोनों तरफ बातचीत, हमारा सिर्फ एक ही है भाई, वो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। उसके अलावा हमारा कोई लेवरेज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की, आई एम सॉरी, कॉल की भी कोई बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं है। आई थिंक ये अभी किसी और ने भी बताया था कि चाहे वो कियानी हों, राहिल शरीफ हों, बाजवा हों, या अब जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, सबको उन्होंने अपना बिगेस्ट मेडल दिया सऊदी अरेबिया ने। वज़राए आज़म को कभी दिया? किंग अब्दुल्ला ने मुशर्रफ को लंदन में फ्लैट दिया। शायद दुनिया जानती है आप फैसला कौन करता है। दुनिया जानती। सो उनका रिलेशनशिप बड़ा सीधा है, लेकिन मसला है कि हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास $3 अरब सऊदी अरेब ने भी कैश रखवाया हुआ है और $3 अरब यूएई ने भी कैश रखवाया हुआ है। वो जो अजीम दौरा अभी हुआ है हमारे मुल्क का, उस दौरे का नतीजा ये निकला है कि उसने बोला है, बात सुनो भाई, ये मुझे ये 4-5% इंटरेस्ट रेट पे नहीं छोड़ना तुम्हारे पास पैसा, ये मैं निकाल रहा हूँ और ये $1 अरब जो इसमें से तुम्हें दिए हुए, ये मैं इन्वेस्ट करूँगा, मुझे बेहतर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की यूएई से ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है इस वक्त। हालांकि आपने खलीफा हफ्तर के पास जाके सब कुछ चीज़, मैं समझा था कि कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू होगा इस दौरे में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिग ब्रेक थ्रू। बाय द वे, मैं तो वो डिफेंस डील के बाद भी समझ रहा था कि हमें कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। सो ये बड़ा, वो हमारी, मतलब बड़ा सीधी सी बात है, वो हमारी उस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या
जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको कम से कम वैल्यू करते चले जा रहे हैं। मतलब कोई अलग से पैसे नहीं निकाले, और उनको शायद ये अंदाजा है कि पाकिस्तान की इस अहमियत का यहाँ पे इस्तेमाल ही क्या होगा हाँ, सऊदी अरब शायद और ये भी यूएई है। के साथ। हमारी मिलिटरीली सिर्फ सिंबॉलिक ही होगी ना कि हमने किसके हक में बयान दे दिया, यार मैं उसके बस ये अलावा तो कह रहा कुछ हूँ नहीं कि होगा। $3 billion इज नथिंग फॉर बोथ दिस कंट्रीज। हम्म, इट्स पीनट्स। वो आपको पीनट्स दे के बैठे हुए हैं 3 साल से 4 साल से, वो आपको 1 रुपया और नहीं दे रहे। बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर मुझे आपकी जेन्युइन नीड होगी ना, मैं आपको प्लीज़ करने की कोशिश करूँगा। हम्म, कोई प्लीज़ करने की कोशिश नहीं हो रही। इट्स लाइक चेंज फॉर देम। ये जो $3 बिलियन, सोचो ना यार, अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट का लेवरेज आप $3 बिलियन में सऊदी अरेबिया रख सकता है तो वो क्यों रख 1 रुपये के ऊपर? वो कह रहे हैं $3 अरब में मुझे लेवरेज मिल जाएगा इसका। भाई साहब, सऊदी अरेबिया ने ट्रम्प साहब के दामाद के साथ मिलके अभी $55 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, वो जो नहीं है फीफा 2025, फीफा के गेम खेलते थे हम लोग, उसकी जो गेम बनाने वाली कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, उसको खरीदा है $55 बिलियन का। तो यहाँ से हम अपने हुजूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेमिंग में एक जगह पे उनकी इन्वेस्टमेंट अगर 55 बिलियन है और आपको अगर वो 3 में राज़ी कर रहे हैं तो उनके नज़दीक आपकी कितनी अहमियत है। मतलब अगेन फॉलो द मनी। सो अगेन हमारे पास जो इस वक्त रास्ता है ना वो यही है कि हम अपने मुल्क के हालात को ठीक करें, अपनी मईशत को ठीक करें। ये जो रेमिटेंसेस का हमें सऊदी अरेबिया और यूएई से आसरा है ना, ये रेमिटेंसेस अनफॉर्चुनेटली, मैं शायद अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ, आपकी मईशत के लिए कोई बहुत वंडरफुल पैनेसिया नहीं, ये कोई आपका कोई शिफा नहीं है आपकी मईशत के मसाइल की। ये बल्कि एक बीमारी का हिस्सा है कि आप अनअर्न डॉलर्स बाहर से लोग कमा के बेचते हैं, उसमें से आधे तो पता नहीं कैसे आते हैं, फिर वहाँ से ये लोग स्पेंडिंग करते हैं, वो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, वो डॉलर यहाँ कमाए नहीं जा रहे, वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने में और गाड़ियाँ खरीदने में और पता नहीं क्या क्या करने में इस्तेमाल होते हैं। एनीवे, वो एक अलग बहस है। द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, आपकी स्पेस कम से कम होती चली जा रही है। आपकी स्पेस कम से कम होती चली जा रही है। आपको कम पैसों में बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है आपसे। मतलब ये जो कर रहे हैं, ये तो आपस का अलग चल रहा है। उधर अमेरिका भाई कह रहे हैं इधर आओ, गजा में आ जाओ जरा। मतलब कैन यू इमेजिन कि आप किधर, आपकी स्पेस कम होती चली जा रही है। सो आई डो नॉट थिंक कि ये पाकिस्तान के लिए भी किसी लिहाज से भी कोई अच्छी खबर है, मिडल ईस्ट का अनीस, क्योंकि हम तो बरादर इस्लामी ममालिक करके चल रहे थे ना। सो आई थिंक इट इज़ बैड न्यूज़ फॉर अस कि अगर यूएई और सऊदी अरेबिया, क्योंकि आप तो किसी को एक को भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक ने भी आपको पूरा कोऑप्ट नहीं किया हुआ इस वक्त। ये होता ना कि चलो किसी एक ने पूरा, यार आ जाओ तुम इस तरफ आ जाओ, वो कतर से आपकी अलग लड़ाई हो गई है, आपके कतर से अलग मसाइल चल रहे हैं। बाय द वे यू शुड नो दैट कतर से अलग मसले मसाइल हैं, ताल्लुकात, मीडिया जी, उनकी मीडिया पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लग रही है। और उधर यूएई ने बोला चलो $1 बिलियन इधर से निकालो, ज़रा बेहतर रिटर्न दो। और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस डील तो कर ली, पर्पल कारपेट F-16 तो चला दी, F-35, पैसे कोई नहीं दिए। पैसे नहीं दिए। मेरे ख्याल से इसी पे हम रैप अप करते हैं। और ये जो आपने जिस बात का तज़किरा किया वो बिल्कुल सम अप कर देती है सारी सिचुएशन को, कि पाकिस्तान 2025 में मुख्तलिफ हेडलाइंस में ज़रूर रहा कि फ़लाँ मुआहदा हो गया और फ़लाँ हम उसका हिस्सा रहे, लेकिन क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए सिवाय मिलिट्री के कोई और चीज़ है नहीं, और दुनिया में आजकल हालात ख़राब हैं, मुख्तलिफ ममालिक को अपनी साथ कम अज़ कम हेडलाइंस की हद तक ही एक अलाय चाहिए जिसकी एक मजबूत फ़ौज हो, तो उन्होंने उस जगह पे हमारा नाम लिया, हमारे साथ मुआहदे किए। लेकिन क्या हमारी इकॉनमी पे उस पर कोई फ़र्क पड़ा? तो शायद एक पैसा भी हमारे पास नहीं आया, जो कि पहले पड़ जाता था। जब हम जंगों में पढ़ते थे तो हमें पैसे मिल जाते थे। अब जो जंगें हो रही हैं वो उस तरह की हो भी नहीं रही। अगर गज़ा जैसी जगह है वहाँ पे हमारे अपने बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि हम उस मैंडेट पे जा सकते हैं। अगेन ये पाकिस्तान के लिए उतना ही क्रिटिकल फैसला होगा जितना MBS के लिए इसराइल को तस्लीम करने का फैसला है। जितना भी अनपॉपुलर रिजीम है ये बहुत कड़वी गोली होगी इनके लिए निकलना। मेरा नहीं ख्याल है ये निकल सकेंगे। आई स्ट्रांगली फील दैट। बट एनीवे, MBS वर्सेस MBZ, पॉपकॉर्न संभाल लें, क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं खत्म। ये वो भी अभी 55 साल, शायद ऐसा नहीं हो, अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई पटाखे बच जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर फौज कशी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ममालिक के दोस्त भी बहुत बड़े बड़े हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि दोनों ममालिक जंग में जाए। हम अपनी परेशानियों को रो रहे हैं, सोचें अमेरिका क्या कर रहा होगा इस वक्त। लेकिन दोनों के इंटरेस्ट बहरहाल एक लाइन खिंच गई है। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, सऊदी अरब के चैनल जिस तरीके से रेड बैकग्राउंड लगा के यूएई के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था। आप बड़ा फॉलो करते हैं, क्या 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 है मूड, क्या है सऊदी मीडिया का?
अच्छा यूएई जो है वो बहुत मुहतात अंदाज, यूएई जहाँ पे ज़र्ब लगा रहा है वो मैदान में लगा रहा है, उसका मीडिया इतना ज़्यादा जरूरत के नहीं बोल रहा। मज़े की बात ये साइड इन्फॉर्मेशन है, कोई 2-3 महीने पहले सऊदी अरब का सबसे बड़ा चैनल अल अरबिया उसने अपना हेडक्वार्टर दुबई से रियाद शिफ्ट किया है, और अब वो रियाद में बैठ के खुल के अब जो है यूएई के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। जिस तरह कतर अल जज़ीरा को इस्तेमाल करता था, सऊदी अरब अल अरबिया को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो उसी वक्त मुमकिन हुआ जब उन्होंने उसका हेडक्वार्टर दुबई से अब रियाद Yes, शिफ्ट it किया used है। to be in Dubai, yes. हाँ, तो महीने हुए हैं, मतलब कुछ महीने हुए हैं उनको और शिफ्ट क्या हुए हुए। मूड है इस वक्त सऊदी चैनल्स का? वो बिल्कुल सऊदी चैनल्स उन लोगों को बुला रहे हैं जो यूएई के खिलाफ बात करते हैं, खुल के बात हो रही है। खुल के बात हो रही है, सोशल मीडिया पे उससे ज़्यादा खुल के बात हो रही है, और यूएई जो है वो उसने हल्का हाथ रखा हुआ है। सऊदी एनालिस्ट जो हैं वो अल जज़ीरा जाके अपने एनालिसिस दे रहे हैं। अल जज़ीरा की क्या लाइन है इसमें? अल जज़ीरा बीच की लाइन है, अल जज़ीरा बहुत ज़्यादा किसी एक तरफ टिल्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल जब अल जज़ीरा के साथ मसला हुआ था तो अल जज़ीरा को ज़्यादा शिकायत यूएई से है, क्योंकि जिस किस्म की तनकीद यूएई की तरफ से हुई थी वो गैर अखलाकी लेवल की तनकीद थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहरहाल पता है किस तरह की स्टोरीज और चीज़ें हाँ, प्लान की गई तो अल जज़ीरा और कतर वगैरह ऑल्दो उनके स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, थी। अजीब बात है। लेकिन हम मीडिया पे जो एक मूड देखते हैं वो थोड़ा प्रो pro-Saudi सऊदी अरब है। आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज बड़ी ऑब्वियस है, अगर कोई बाहर का बंदा बैठ के इस पूरी चीज को देख रहा है ना तो कह रहा है अरे क्या औकात है यूएई की, सऊदी अरेबिया है भाई। पता है ये एक आमियाना व्यू है इस चीज का कि कोई बिल्कुल बाहर से ऐसा बैठ नहीं के है। देख रहा है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसी पे बात ख़त्म करते हैं। जो यमन के ऊपर स्ट्राइक किया अभी सऊदी अरब ने, और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया कि यूएई वापस अपने उसमें चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा इन्फ्लुएंस। यूएई ने कहा ठीक है हम अपनी फ़ौज वापस बुला रहे हैं, और आज उन्होंने उनकी जो प्रॉक्सी है उसने पेशकदमी कर दी है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की तरफ, और वो वहाँ पे सिचुएशन मिलिटरीली ख़राब हो रही है कि जो कोलिशन का हिस्सा थे मुख्तलिफ फ्रैक्शन, अब वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, सऊदी बैक्ड और यूएई बैक्ड, वो अब आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि वो किस्सा ख़त्म हो गया और सऊदी अरब के स्टांस लेने से यूएई बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना होने ना पाएगा। होना पाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड पे ज़्यादा वेल अब अगर आपको पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे जितने भी रिजीम्स होते हैं स्पेशली जब सिक्योरिटी बेस्ड फैसले होते हैं तो वो रीजन पे बहुत बेस्ड होते हैं, दुनिया में इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है, हमेशा से होता आया है, आज भी हो रहा है। सो अगर आप पाकिस्तानी सियासत को समझना चाहते हैं और फोरकास्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीप अ लुक आउट फॉर द मिडल ईस्ट। आई थिंक इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। थैंक यू सो मच उसामा, बड़ा मज़ा आया यार बात करके, खुश रहो।